तो हाँ दोस्तों, तो आपने वहाँ तक नोट कर लिया होगा औद्योगिकरण एवं रूसी मॉडल, औद्योगिकरण का रूसी मॉडल आपने नोट किया होगा। यहाँ तक आपको याद होगा। अगली वीडियो में, नेक्स्ट इससे पिछले वाला वीडियो में, अब यहाँ से हम रूसी मॉडल की आपकी विशेषता देख लेते हैं कि रूसी मॉडल किस प्रकार से। आप देखिए नोट करते जाएंगे, मैं तो आपको रफ करा रहा हूँ। कोई भी अगर नया भी आ रहा है, अगर कोई व्यूवर, तो वो पार्ट 1 से देखना प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4 से, तो उसे समझ में बिल्कुल आ जाएगी कि इस प्रकार से नोट करना है। मैं पूरी सुविधा दे रहा हूँ आपको नोट करने के लिए, तो आप नोट करते जाएं, क्योंकि मैं आपको अच्छे इंस्टीट्यूट की कॉपी को नोट करवा रहा हूँ। मैंने क्लास किया, वहाँ की कॉपी को मैंने वैसे मार्केट में मिलता है, तो वो मार्केट में वो डबिंग रहता है, कुछ नया नहीं रहता, बहुत ओल्ड हुआ रहता है। तो आपको नया बस इस साल का हम आपको रेफर करा रहे हैं कि इस साल 2022 की जो चल रही है इस साल की क्लास है। तो ये मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री में कोरोना के काल तक को उठाया गया है। तो वह किस प्रकार वैश्विक स्तर पर कोरोना को महामारी रहा, इस यहाँ तक इस मुद्दा को उठाया गया, वर्ल्ड हिस्ट्री में से जोड़ा गया इस पॉइंट को, इसलिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए, अब आपको रूसी मॉडल आपने पढ़ ही लिया, यहाँ तक मैंने आपको बता ही दिया था कि जर्मन मॉडल। रूसी मॉडल में देख लेते हैं। यह गेरेनेस्क्रोन मॉडल पर आधारित, आपको थोड़ी धुंधला अगर आती भी होगी तो वीडियो को हमेशा आप जूम करके पढ़ेंगे। जूम करके पढ़ने से आपको थोड़ा क्रिएटिव मतलब साफ दिखना लगेगा। इस मॉडल के अनुसार जो देश औद्योगिकरण के क्षेत्र में विलंब से आता है, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह प्रथम औद्योगिकृत देश एग्जाम्पल रूस के मॉडल को स्वीकार करे, अपितु उसे चाहिए कि वह अपना एक पृथक मॉडल विकसित करे जिसमें राज्य की भूमिका प्रबल हो। अगर वहाँ औद्योगिकरण के कारक कुछ उपस्थित हो तो राज्य के द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। आपने फिर यहाँ तक नोट किया। अब इसके बाद देखिए, यह नोट करने के लिए आपके रूस के औद्योगिकरण का आधार शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय के काल में आरंभ हुआ था और इसमें सर्जेई बिट्टे नामक विशेषज्ञ ने पहल की थी। इसके निम्नलिखित पहलू थे। नंबर 1, राज्य ने स्वयं निवेशक, उत्पादक एवं खरीदार की भूमिका निभाई। आप देख रहे हो, भूमिका निभाई। पॉइंट नंबर 2, रूस के औद्योगिकरण में रेलवे के निर्माण का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। नंबर 3, भारी उद्योग की स्थापना पर विशेष बल दिया गया था। नंबर 4, उद्योग में निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक तरफ किसानों पर अत्यधिक कर लगाया गया तो दूसरी तरफ बड़ी मात्रा में विदेशी कर्ज लिया गया। और देखिए, ये औद्योगिकरण का जापानी मॉडल था। आपने पॉइंट 4 तक आपने देखा कि रूसी मॉडल को, ये जापानी मॉडल देख लेते हैं। यह एक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा था जो मेजनी पुनः स्थापना के साथ आरंभ हुआ था तथा जिसका उद्देश्य का जापान को एक सशक्त राष्ट्र बनाना। जापान ने अमेरिकी मॉडल की तरह प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया, परंतु अमेरिकी मॉडल के विपरीत इसने सस्ते श्रम का उपयोग करते हुए सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र आदि उद्योगों की स्थापना की पहल की। नंबर 3 पॉइंट है, चूंकि जापान की सरकार को चुंगी लगाने की स्वतंत्रता नहीं थी, अतः अपने उत्पादकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उसने तीव्रता से उद्योगों के आधुनिकीकरण एवं मशीनीकरण पर बल दिया। पॉइंट नंबर 4, रेलवे समेत आधुनिक यातायात व्यवस्था ने भी औद्योगिकरण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जापान में बैंकरों का एक समूह था, परंतु इसने आरंभ में उद्योगों में निवेश करने में रुचि नहीं दिखाई दी थी। अतः सरकार ने अपनी पहल पर उद्योगों की स्थापना की तथा फिर उन्हें सब्सिडी दर पर निजी पूंजीपतियों के हाथे बेच दिया। इन उद्योगों के खरीदार कोई और नहीं बल्कि जापान के बैंकर ही थे। अतः जापान में कोई स्वतंत्र औद्योगिक वर्ग अस्तित्व में नहीं आया, बल्कि बैंकिंग पूंजी का ही एक भाग औद्योगिकरण पूंजी में
ढल गई, ये ढल है, अधिकतम पूंजी ही ढल गई, जिसके परिणाम स्वरूप जापान में बहुत आरंभ में एकाधिकारवादी पूंजीवाद का विकास हुआ। बैंकर के परिवार जवासु परिवार के पास लगभग 34% बैंकिंग पूंजी थी। फिर उद्योगों पर भी इसका कब्जा हो गया, बस सरकार की नीति को भी प्रभावित करने लगा। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है, विलंब से होने वाले जापानी औद्योगिकीकरण में कुछ ऐसे कारक भी थे जो पश्चिमी देशों के अनुभवी से बिल्कुल भिन्न थे। विश्लेषण कीजिए। ये 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 200 शब्दों की मांग है। इसका आंसर देखिए किस प्रकार लिखना है। अगर आपको नंबर अच्छे लाना है तो इसका आंसर देखिए, यूपीपीएससी लिखिए या फिर यूपीएससी में लिखिए, पीसीएस में लिखिए या फिर पीसीएस में, आपको अच्छे नंबर मिल जाए। देखिए इसका आंसर 2200 शब्द में लिखना है। 2013 में पूछा हुआ औद्योगिक क्रांति मूलतः यूरोपीय सच्चाई रही थी। जापान प्रथम एशियाई देश था जो औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ा था ना। आप जानते हो एशिया का प्रथम औद्योगिकरण देश जापानी था। अतः जापान का अनुभव एवं प्रयोग सर्वप्रथम नवीन था। सर्वप्रथम क्या था? नवीन था। 200 शब्दों की मांग ही कर रही है। इसे निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, ब्रिटेन एवं पश्चिमी यूरोप के विपरीत जहां एक सशक्त मध्य वर्ग था, वहीं जापान में सामंतों के एक समूह ने भी औद्योगिकरण की दिशा में पहल की। सरकार ने औद्योगिकरण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई। उद्योगों का तीव्रता से मशीनीकरण एवं आधुनिकीकरणता की, ताकि संरक्षण के बिना जापानी उत्पाद प्रतिस्पर्धा हो सके। ये लिख दिए। पॉइंट नंबर 2 देखिए, ये मैं एरो लगाया हूँ। रेलवे एवं आधुनिक यातायात का विकास। पॉइंट नंबर 3, सरकार के द्वारा स्वयं उद्योगों को स्थापित निजी पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया गया। इससे बैंकरों ने खरीद लिया, अतः बैंकिंग पूंजी का एक भाग औद्योगिक पूंजी में ढल गई तथा एकाधिकारवादी पूंजीवाद का विकास हुआ। इसका दूरगामी परिणाम था सैन्यवादी एवं समाजवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना। आपने जब यहाँ तक नोट कर लिया, अब देखिए यहाँ से औद्योगिक क्रांति का ये हो गया आपका माइंड मैप। इससे आप बड़े ध्यान से अगर देखेंगे तो इसी में आपको एशिया में देखेंगे मध्यवर्ती, ये पूरा माइंड मैप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समाजवाद एवं मार्क्सवाद, ये सारे समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, ये सारे आपको दिखेगा। औद्योगिकरण में सतत क्रांति, ये आपको पूरी अच्छे तरीके से इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने बनाया हूँ उसी प्रकार से आपको नोट कर लेना है अच्छे तरीके से। 2 मिनट आप वेट करें।